हेलो फ्रेंड्स, आज बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। और आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी फ्यूल्स एक ऑथर हैं जिन्होंने अपने द्वारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उनको डिफाइन किया है। जस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो आंसर क्या है डिफाइन किया हुआ। देयर आर टोटल 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विच आर डेवलप्ड बाय हेनरी फ्यूल थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हेनरी फ्यूल्स इज सेड एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो आपको 14 दिए गए हैं वो आप देख रहे हैं और उनके द्वारा दिया हुआ आंसर भी आपको दिया हुआ है, जो इसको अब समझाने की जरूरत है। और आपको मैं समझा रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। ठीक है, तो कह रहे हैं इसलिए ये है हमारे पास फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब फ्यूल वर्ड हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स हम स्टडी करने वाले वो सभी के सभी एक ऑथर है जिसका नाम है हेनरी फ्यूल। उसने प्रोवाइड किए, यानी कि क्या हुआ, वो प्रोवाइड किए इनके 14 प्रिंसिपल्स को। इसलिए वो ऑब्जर्वेशन की है, प्रैक्टिस की है, एक्सपेरिमेंट की है, उसके बाद ही उसने प्रिंसिपल डेवलप किए हैं। इसलिए हम इसको कहेंगे फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल के डेवलप किए, इसलिए उसको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड बाय हिम। ठीक, अब इसका मतलब समझना होगा। इसका मतलब कि फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, किसको कहा गया है, और जितने भी उसने प्रिंसिपल्स बनाए हैं उन सभी को एक्सप्लेन कीजिए। इसलिए अगर आपको पता होगा कि फादर ऑफ प्रिंसिपल्स कौन है तो ही आप डिफाइन कर पाएंगे। इसलिए हमें पता लग गया है कि हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स हैं, है ना। कितना है देख रहे हैं, आपके सामने में है 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। को जब 14 प्रिंसिपल्स के बारे में अब दिए गए तो अब उनको भी समझाएंगे, लेकिन आगे देखिए। इसलिए आपको यहाँ बता दिया जा रहा है कि 14 प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं जो कि हेनरी फ्यूल ने प्रोवाइड किए हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए चलिए हम 14 प्रिंसिपल्स को डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 14 में से सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे सामने आता है। अब इसको मैंने ब्लैंक इसलिए देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो आपको सामने में दिख रहा होगा। आप देखिए पहला प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का जो भी डिफिनीशंस है वो आपकी किताब में प्रोवाइड हो गया होगा। देखिए अब हम इस डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में आगे चलते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, अब इसको मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया है, अगर मैं चाहता तो अपने वर्ड्स में भी इसको मेंशन कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रिंसिपल्स यहाँ पे हमसे हिंदी में समझ ले, लेकिन रीड जो है वो आपकी बुक ही करनी है, क्योंकि बुक में से ही क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या कहा जाएगा, उसमें आपको जब यहाँ से समझने के बाद अगर आप अपनी बुक रीड करेंगे तो आपको उनका मीनिंग अंडरस्टैंड हो जाएगा कि डिवीजन ऑफ वर्क में हमें क्या कहा जा रहा है। बुक में आपको मेनली रीड क्या करना है, जितने भी प्रिंसिपल्स
हम स्टडी करेंगे उन सभी प्रिंसिपल से पहले या उनके बीच में यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल्स या अकॉर्डिंग टू किसी भी ऑथर का नाम, डिवीजन ऑफ वर्क, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, इसमें स्टेटमेंट दी जाएगी। उस स्टेटमेंट को रीड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस स्टेटमेंट को लर्न नहीं करना, सिर्फ उस स्टेटमेंट को रीड करना है, उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उस स्टेटमेंट को देकर आपसे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है या इस स्टेटमेंट में कौन सी प्रिंसिपल की बात कही जा रही है। उस प्रिंसिपल को आप डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां से आप हिंदी में मेरे से समझ लें कि डिवीजन ऑफ वर्क या फिर जितने भी 14 प्रिंसिपल हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, लेकिन फाइनली आपको आपकी बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी। इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है डिवीजन ऑफ वर्क। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क को अगर हम जर्नल लैंग्वेज में कह दे तो इसका मतलब जितना भी वर्क एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड करना मतलब जो काम जिस पर्सन को देना चाहिए या जो पर्सन उस काम में एक्सपीरियंस्ड है उसी को वो काम दिया जाए, इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब जो काम है उसको डिवाइड कर दिया जाए। ये नहीं कि एक ही इंडिविजुअल को सारा काम दे दिया जाए। अगर एक ही इंडिविजुअल को सारा काम दे दिया जाएगा तो उसके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी कि वो पहले कौन सा काम करे। सेकेंड थिंग, हम इसमें कह सकते हैं कि अगर रॉन्ग वर्क रॉन्ग पर्सन को दे दिया, फाइनेंस पर्सन को मार्केटिंग का काम दे दिया तो वो काम नहीं कर पाएगा। सो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल हमें कहता है जब आप अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको वर्क डिवाइड कर देना चाहिए। और डिवाइड करने का मतलब है ये नहीं कि रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग काम दे देना, राइट पर्सन को राइट काम दे देना। मतलब फाइनेंस वाले पर्सन को फाइनेंस का ही काम देना, मार्केटिंग वाले पर्सन को मार्केटिंग का ही काम देना। सो जर्नल लैंग्वेज में डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि डिवाइड कर देना, वर्क की डिवीजन कर देना अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी। जो पर्सन जिस वर्क में स्पेशल है उसको वही काम देना चाहिए। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि जो पर्सन जिस वर्क में स्पेशल है अगर वो वही काम करेगा तो वो इफेक्टिवनेस कैसे करेगा, उसकी वेस्टेज भी कम होगी और वो जल्दी भी परफॉर्म करेगा। और स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही दिया जाए तो वो उसी काम को करते करते एक्सपर्ट भी बन सकता है। सो ये है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आपको दिया जा रहा है सेकेंड हमारे पास क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की अब जरूरत है। फर्स्ट तो डिवीजन ऑफ वर्क को मैंने समझा दिया, हमारे अनुमान से आपको समझ भी आया होगा। और सेकंड के बारे में समझेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर क्या है। तो अधिकार और उत्तरदायित्व, इसका मीनिंग होता है अधिकार और उत्तरदायित्व। देखिए ये किसका सिद्धांत है, तो फ्योल का सिद्धांत है। फ्योल के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल है, ठीक है। फ्योल के अनुसार उत्तरदायित्व और सत्ता के बीच गहरा संबंध है। बिना सत्ता के उत्तरदायित्व का निभाना संभव नहीं है। अतः एक अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार से निभा सके इसलिए उसे सत्ता का प्राप्त होना परम आवश्यक होता है। फ्योल ने इस संबंध में अधिकारों के प्रत्यायोजन पर बल दिया है, ठीक है। किस पे बल दिया है, तो प्रत्यायोजन पे ज्यादा बल दिया गया है आपको।
तो ये आपका हो जाता है सेकेंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। थर्ड आपका क्या आता है, देखिए थर्ड यहाँ पे दिया गया है मेथड ऑफ डिसिप्लिन, है ना। मेथड ऑफ डिसिप्लिन, मेथड ऑफ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन का सिद्धांत, ठीक है। किस चीज का, अनुशासन का सिद्धांत। मेथड ऑफ डिसिप्लिन का मीनिंग होता है अनुशासन का सिद्धांत। फ्योल के अनुसार अनुशासन मूल रूप से आज्ञा पालन, क्रियान्वयन, शक्ति, व्यवहार तथा आदर का बाहरी सूचक है, जिसका पालन संस्था एवं कार्यरत कर्मचारियों के बीच अस्थायी ठहरावों के अनुरूप होता है। उसके अनुसार अच्छे नेतृत्व, स्पष्ट एवं सुंदर समझौतों तथा अच्छे दंड विधान के द्वारा अनुशासन को कायम रखा जा सकता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे पहला क्या है, इसमें अनुशासन बनाए रखने में है प्रत्येक स्तर पर अच्छे अधिकारी होने चाहिए। दूसरा, पारस्परिक समझ होनी चाहिए। तीसरा, अनुशासन का पालन न करने पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। फ्योल के कुशल नेतृत्व पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया है। यदि नेतृत्व अच्छा होगा तो अनुशासन भी कायम रहेगा। एक स्थान पर श्री फ्योल ने यहां तक कहा है कि बुरा अनुशासन एक बुराई है जो प्राय बुरे नेतृत्व से आती है, ठीक है। ये आपका था थर्ड पॉइंट। अब आपको देखिए फोर्थ प्रिंसिपल इसका क्या है। फोर्थ प्रिंसिपल आपको बताती है यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। यूनिटी, एकता का जो आपको बताया, आप यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आदेश की एकात्मता के बारे में अब बताना है। क्या है ये, इसको समझना होगा। समझिए, कह रहा है आदेश में एकता होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित कर्मचारी को किसी विशेष कार्य करने के लिए एक ही व्यक्ति से आदेश मिले। यदि दो व्यक्तियों से विभिन्न आदेश मिलेंगे तो संबंधित कर्मचारी न केवल भ्रमित होगा अपितु अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। उसके मन में असंतोष की भावना जागृत होगी। इसका कार्य के करने पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रबंध को सदैव आदेश की एकता पर ध्यान देना चाहिए। ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब आते हैं पांचवा प्रिंसिपल, इसका क्या है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या आप देख रहे हैं, 5 प्रिंसिपल इसका क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब बताइए कि इसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। इसका मीनिंग है निर्देश की एकात्मता का सिद्धांत। अब समझिए इस चीज को। फ्योल के अनुसार क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिसका समान उद्देश्य हो, एक ही प्रधान तथा एक ही योजना होनी चाहिए। इस प्रकार इसका संबंध व्यक्ति से न होकर समूह से होता है। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों के एक समूह को एक ही व्यक्ति से तथा एक ही प्रकार के निर्देश प्राप्त होने चाहिए। अगर अलग अलग निर्देश देंगे तो क्या होगा कि काम खराब हो जाएगा, काम सही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एक ही व्यक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो वो सही चीज बताए। अब आते हैं इसका छठा प्रिंसिपल क्या है, उसको देख लीजिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल, है। इसके बारे में बताना है कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता। हित देखिए, कोई भी काम होता है कि काम अपने हित में अच्छा होना चाहिए, तो व्यक्तिगत व्यक्तियों के हित में क्या होता है, उसकी अपेक्षा उसके अनुसार, उसके अधीनता के अनुसार काम होना चाहिए। तो समझिए, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अतः जब दोनों में विभिन्नता हो तो प्रबंध को इन दोनों में समझौता कराने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री फ्योल के अनुसार
कर्मचारियों की सुस्ती एवं काम में धीमापन आदि को निरीक्षण द्वारा सामान्य हित के लिए रोका जाना चाहिए। इससे न केवल स्वयं के कार्य की गति धीमी होती है अपितु अन्य कर्मचारियों की क्रियाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। फ्योल ने आगे कहा है कि सामूहिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देना चाहिए। ठीक है, किसने कहा था? फ्योल ने कहा था। अब आते हैं इसका 7th प्रिंसिपल क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। आखिर इसको समझेंगे। इसका मतलब होता है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। समझिए, किए गए कार्य के लिए कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आधुनिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की अनेक प्रेरणात्मक पद्धतियां प्रचलित है। व्यवसाय की प्रकृति कर्मचारियों के गुण तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुकूल कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की किसी भी ऐसी विधि को लागू किया जा सकता है जिससे दोनों को अधिकतम संतोष प्राप्त होता है। फ्योल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कर्मचारियों को कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान करनी चाहिए। ये था आपका 7th प्रिंसिपल। 8th प्रिंसिपल जो है वो आप देखते हैं। 8वां प्रिंसिपल क्या है? कह रहा है 8वां प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। अब इसको समझेंगे। केंद्रीकरण यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण शब्द का प्रयोग किए बिना इस शब्द का आशय किस सीमा तक सत्ता का केंद्रीकरण अथवा विसर्जन किया गया है ना, से है, इसी से है। अब यह बहुत कुछ सीमा तक उपकर्म की प्रकृति, अधीनस्थों की कुशलता तथा उपकर्म की निजी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि किस सीमा तक सत्ता का केंद्रीकरण किया जाए ताकि श्रमिकों की योग्यताओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया आपका 8वां पॉइंट आपको। अब आते हैं आपका 9वां जो आपका प्रिंसिपल है वो है क्या? स्केलर चेन। क्या है? स्केलर चेन। आपको ये स्केलर चेन क्या बताती है उस चीज को समझिए। स्केलर चेन का मतलब होता है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। मतलब अब इसको समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। समझिए क्या है? सभी पदाधिकारियों के मध्य सीधा संपर्क होना चाहिए। आज्ञा देने तथा लेने के मार्ग बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। किसी को आज्ञा देना है या लेना है एकदम डायरेक्ट वे में होना चाहिए। किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्री हेनरी फ्योल ने पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला को निम्न दोहरी सीढ़ी अथवा मिलान पट्टी गैंग प्लांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलान पट्टी गैंग प्लांक कहते हैं। GAQ जिसको हम लोग कहते हैं। जैसा कि आपको अभी मैं एक आपको फिगर होगा आपके बुक में दिया हुआ, ट्रायंगल के आकार का बना हुआ होगा फिगर। उस फिगर में आप देखेंगे कि आपको अल्फाबेटिक अंक को बैठाया गया है और उससे समझिए जिसको गैंग प्लैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसा कि चित्र में आपको उसमें दिया गया है, आप स्पष्ट रूप से मान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो यही उसका सोपान श्रृंखला है। सोपान श्रृंखला को आप समझ लीजिएगा बुक को देखकर, बुक के फिगर को देखकर। ठीक है, आगे आते हैं 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट आपको क्या कहती है? तो 10वां पॉइंट में लिखा हुआ है क्या आपको? ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हम लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे, आप लोग समझदार हैं तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही भली बात समझ रहे होंगे कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। मतलब है व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्या? व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। आप लोग समझ रहे होंगे कि आदेश।
चलिए वही है, लेकिन समझिए इस सिद्धांत के अंतर्गत सामग्री एवं कर्मचारियों सभी की व्यवस्था की जाती है। फ्योल के अनुसार प्रत्येक वस्तु अथवा मनुष्य के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए, जो स्थान हो वो परफेक्ट, वो सुटेबल हो, तथा प्रत्येक वस्तु अथवा मनुष्य अपने नियत स्थान पर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट क्या है, इक्विटी, यानी कि आपका अगला पॉइंट इक्विटी। आप देख रहे होंगे कि 11 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे इक्विटी। इक्विटी आप तो अकाउंट बना रहे हैं तो इक्विटी को बहुत ही अच्छे रूप से जान रहे होंगे कि इक्विटी क्या होता है। तो समता का सिद्धांत क्या होता है, समता का, इक्विटी शेयर रहेगा तो हम लोग बोल सकते थे कि समता अंश है ना, तो यहाँ समता का सिद्धांत के बारे में बताना है। कह रहा है इस सिद्धांत का आशय यह है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय एवं उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए, जस्टिस एंड काइंडनेस का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उनमें सद्भावना तथा सहयोग निरंतर बना रहे। किसी भी कर्मचारी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करके सबके साथ समान व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, यही हमको बताता है आपका इक्विटी। इक्विटी हमको यही सिखाता है। अब आते हैं 12th नंबर, आपको क्या है वो क्या आपको समझा रहा है, उस चीज को समझिए। पॉइंट क्या है उसका, ये प्रिंसिपल क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल, क्या है, पर्सनल स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल। अब उसको समझेंगे क्या है, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। प्रशासन की दृष्टि से कर्मचारियों के कार्यकाल का नित्य प्रति बदलता जाना सर्वथा अहितकार रहता है ना। ऐसा करने से असफलता का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों के मन में उद्योग के प्रति अविश्वास की भावना घर कर जाती है और वे मन लगाकर कार्य नहीं करते, अपितु दूसरी नौकरी तलाश करने में लगे रहते हैं। परिणाम स्वरूप उद्योग की समस्त भावी योजनाएं जो होती है बर्फ के पानी की तरह पिघल कर बह जाती है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, अगर आप सेंस ले जाएं अपना तो बात वही कहना चाह रहा हूं मैं, जो समझाने के प्रयास है मेरी, आप समझ लीजिए एग्जाम्पल लेकर किसी भी को। अतः कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्तित्व का होना नितांत आवश्यक है। कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थिरता का होना कुप्रबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता के होने से वे अपने कार्यों का कुशलता निष्पादन कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाया जाना चाहिए ताकि सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं को लागू करने से हर व्यक्ति को यह पता होगा कि उसका कार्य स्थल कहाँ है, उसे क्या करना है एवं उसकी जरूरत की वस्तुएं किस स्थान पर मिलेगी। परिणाम स्वरूप संस्था में उपलब्ध सभी साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सकेगा, है ना। ये आपको 12th नंबर जो आपका प्रिंसिपल है वो आपको बता रहा था। अब आपको देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव के बारे में समझने की जरूरत है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहल क्षमता का सिद्धांत, इनिशिएटिव का मीनिंग होता है पहल क्षमता का सिद्धांत। फ्योल ने सहयोग के साथ कार्य करने की भावना पर बल दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना, टीम स्पिरिट जिसको कहते हैं, के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रबंध को अधीनस्थों से वार्तालाप करते समय मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए एवं इस भावना को प्रेरित करने के लिए सबसे पहला आपको मैं बता रहा हूं क्या इसमें पॉइंट आ सकता है, संघ की शक्ति है। ठीक है, दूसरा आदेश की एकता का विस्तार, तीसरा प्रभावी संदेश वाहन की प्रणाली तथा चौथा जो है टीम की भावना की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका था
इनिशिएटिव का आपका था, ये आपको क्लियर कर दिया मैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 14 नंबर जो है वो भी आप देख सकते हैं कि 14 नंबर में आपको क्या कह रहा है, किस चीज के बारे में कह रहा है, सहयोग की भावना। किस चीज का? सहयोग की भावना। सहयोग की भावना क्या है? फ्योल ने सहयोग के साथ कार्य करने की भावना पर बल दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध को लगातार कर्मचारियों में टीम की भावना को लेकर प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने से प्रबंध को क्या होता है? अधीनस्थों का वार्तालाप करते समय मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना चाहिए। दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है, ये दोनों में सेम ही आंसर है। चलिए आप इस चीज को समझ गए होंगे। और ये आपका था क्या? फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये सब फ्यूल के द्वारा दिए गए और से फ्यूल जिन्होंने अपने द्वारा प्रिंसिपल्स दिए उन सभी को मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। आपका यहाँ तक चलिए बहुत ही अच्छा है।